अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जन इंसान की बहबूद में बायोलॉजी का क्या रोल होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के तीन एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ के तीन पहलू हैं। उसमें एक जो है वो है फूड, और दूसरा हेल्थ, और तीसरा कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब तीन एस्पेक्ट्स, एक फूड है, दूसरा हेल्थ है, और तीसरा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है। इसमें हमने देखना है कि बायोलॉजी का रोल क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड को। फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी का एक ये रोल है कि एडवांसमेंट्स ऑफ बायोलॉजी इन बायोलॉजी improved या raised standards of living, कि हमारे जो लिविंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो रेज हुए हैं, बुलंद हुए हैं, ज़िंदगी का म्यार बेहतर हुआ है। और दूसरा जो है कि जो प्लांट प्रोडक्शन है, प्लांट प्रोडक्शन tremendously increased, कि प्लांट प्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ड्यू टू नंबर वन, इम्प्रूवमेंट ऑफ existing varieties, वो वैराइटीज जो पहले से मौजूद हैं उनको बेहतर बनाया गया है। दूसरा, हाई यील्डिंग वैराइटीज, हाई यील्डिंग वैराइटीज, ऐसी वैराइटीज डेवलप हो चुकी हैं जिनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। तीसरा, डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज, कि वो वैराइटीज जिनमें डिजीज को रजिस्ट करने की
एबिलिटी पाई जाती है, और इस तरह से एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ की इम्प्रूवमेंट की वजह से, हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप होने की वजह से, और ऐसी वैराइटीज़ जिनमें डिजीज़ का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद हो, इन वैराइटीज़ की वजह से प्लांट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ इसमें प्लांट ब्रीडर्स, एनिमल ब्रीडर्स। अब ब्रीडर्स उनको कहा जाता है जो कि प्लांट की अफजाइश नस्ल करते हैं आर्टिफिशियली, और एक होता है एनिमल ब्रीडर्स, और एक होते हैं उनको पोल्ट्री ब्रीडर्स कहा जाता है, पोल्ट्री ब्रीडर्स। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स और सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए और सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मेथड इस्तेमाल करते हुए जो एनिमल प्रोडक्शन है या प्लांट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया गया है। जेनेटिक्स जो आप पहले पढ़ चुके हैं ब्रांचेस में कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, और जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो पेरेंट के करैक्टर्स के ऑफस्प्रिंग बच्चों में किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। और सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें बेटर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उन बेटर करैक्टरिस्टिक्स की वजह से उनको आपस में क्रॉस कराया जाता है, जिसके नतीजे के तौर पर नई वैरायटी डेवलप होती है। और जो नई वैरायटी डेवलप होती है उसको हाइब्रिड वैरायटी कहा जाता है। हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी का नाम दिया जाता है। हाइब्रिड वैरायटी की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लांट ब्रीडर्स ये वर्क कर रहे हैं वीट पर, राइस पर और कॉर्न। वीट, राइस, कॉर्न और कॉटन। जबकि जो एनिमल ब्रीडर्स हैं ये ज़्यादातर वर्क कर रहे हैं ये काउस पर, चिकन पर, काउ और चिकन, काउस, चिकन एंड शीप। तो इनकी आपस में अफजाइश नस्ल करवाते हैं, और जिसके नतीजे के तौर पर बेटर वैराइटीज़ डेवलप होती हैं, नई वैराइटीज़ डेवलप होती हैं। अब पोल्ट्री ब्रीडर्स इन्होंने ब्रॉयलर ये डेवलप किया। ब्रॉयलर is a quick, cheap, white meat. वाइट मीट हासिल होता है, और ये हमारी
खुराक की ज़रूरियात को बहुत हद तक पूरा कर रहा है। तो अगर ब्रायलर ना होता तो हमारी जो गोश्त की रिक्वायरमेंट है वो शायद पूरी ना होती। तो ये ब्रायलर की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है कि हम काफ़ी हद तक मीट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह से एक है लेयर हैन। अब लेयर हैंस, इनमें एग्स की तादाद ज़्यादा है, एग प्रोडक्शन ज़्यादा है, और जिसकी वजह से एग रिक्वायरमेंट आसानी के साथ पूरी हो रही है। तो ये प्लांट ब्रीडर्स, एनिमल ब्रीडर्स, पोल्ट्री ब्रीडर्स जो कि प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक्स के असूल को इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी वो एनिमल्स जिनमें बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको आपस में क्रॉस करते हैं, और क्रॉस कराने के बाद जो नई वैरायटी डेवलप होती है उसको हाइब्रिड वैरायटी का नाम दिया जाता है। आजकल जितनी भी वीट की वैरायटीज़ हैं, कॉर्न की वैरायटीज़ हैं, राइस की वैरायटीज़ हैं, कॉटन की वैरायटीज़, ये सारी जो हैं वो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जो कि प्लांट ब्रीडर और एनिमल ब्रीडर्स उन्होंने डेवलप की हैं, और जिसकी वजह से प्लांट जो आप कहेंगे फूड प्रोडक्शन है, जब वो प्लांट, वो एनिमल्स जो फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अब इसमें एक और मेथड आता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही एडवांस फील्ड है, और इसको आप इससे कह दें कि इसको मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स कहा जा सकता है, कि जिनमें जीन्स को तोड़ते हैं, जीन्स को जोड़ते हैं। मसलन अगर एक प्लांट है, प्लांट, और उसका जो सपोज करें उसका जो जेनेटिक मटीरियल है, इस तरह से ये जेनेटिक मटीरियल है, अब इसके साथ अगर हम बाहर से फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए इसके अंदर दाखिल कर दें, तो वो फॉरेन डीएनए इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है। अब वो यानी अगर हम किसी एनिमल में या कोई डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं तो उनमें वो जीन दाखिल किया जाएगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाए, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक किसी एनिमल में, किसी प्लांट में डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड जीन है वो मुतल्लिका एनिमल में, प्लांट में दाखिल की जाती है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। अब ये प्लांट जिसमें फॉरेन डीएनए मौजूद है, फॉरेन जीन मौजूद है, इस प्लांट को ट्रांसजीनिक प्लांट का नाम दिया जाएगा, ट्रांसजीनिक प्लांट। और इसी तरह से अगर फर्ज करें कि बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का जैसे से डीएनए है, जैसा उसका डीएनए है, और इसके साथ बाहर से जीन को अटैच कर दी जाए, ये फॉरेन जीन होगी, फॉरेन जीन।
अब इसके अंदर फॉरेन जीन दाखिल कर दी गई है, इसको कहा जाएगा ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया। इसको ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया का नाम दिया जाएगा। इस तरह से अगर एनिमल के अंदर हम अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसको कंट्रोल करने वाला जीन दाखिल कर दें ताकि उस एनिमल में हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हो जाएं, तो वो ट्रांसजीनिक एनिमल कहलाएगा, कि जिसमें फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड विद डीएनए ऑफ द प्लांट, डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, डीएनए ऑफ द एनिमल, उसको ट्रांसजीनिक का नाम दिया जाता है। अब सपोज करें कि हमने एक एनिमल डेवलप कर लिया है विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उस एनिमल में जो करैक्टर हम चाहते हैं वो करैक्टर हमने डेवलप कर लिए, किसकी मदद से? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। अब आगे हम इस एनिमल की आगे प्रोपोगेशन करना चाहते हैं, इसकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी तादाद कैसे बढ़ा सकते हैं कि इसी तरह के एनिमल प्रोड्यूस हो जाएं और उन तमाम एनिमल्स में यही सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। तो इसके लिए फिर हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग, उसको क्लोनिंग कहा जाएगा। तो क्लोनिंग के लिए इसकी जो कॉपीज हैं डेवलप की जाती हैं। तो इसमें क्लोनिंग किसको कहा जाएगा? क्लोनिंग होगा प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली identical copies by a sexual reproduction, यानी गैर जिनसी तौलीद से इन एनिमल्स की हूबहू कॉपीज डेवलप कर ली जाएंगी क्लोनिंग के प्रोसेस के लिए, क्लोनिंग के अमल के लिए। तो क्लोनिंग के अमल के लिए जितने भी एनिमल्स डेवलप होंगे वो हूबहू एक जैसे होंगे, उनमें डिफरेंस नहीं होगा। तो इसमें जो प्रोसेस यानी इस्तेमाल होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिटेल के साथ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस्तेमाल होगा प्रोसेस, यानी गैर जिनसी तौलीद जिसमें गमीट्स की फ्यूजन नहीं होती, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, गैर जिनसी तौलीद कहा जाता है। इसकी एक और एग्जांपल है जहाँ पर वो है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, इसमें एक इस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट टिश्यू दिया जाएगा, प्लांट टिश्यू जैसे कैम्बियम है, जो वैस्कुलर बंडल में होती है, इसकी डिटेल पे करेंगे। तो प्लांट टिश्यू इसके अंदर इसको दाखिल कर देंगे और इसमें न्यूट्रिएंट होंगे, साल्ट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे,
जिसकी वजह से जहाँ पर जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और उन सेल्स के डिवाइड करने की वजह से सेल्स की तादाद में इजाफा होगा, मज़ीद टिश्यूज डेवलप होंगे और इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पौधा डेवलप हो जाएगा, एक प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब ये जो प्लांट है ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप होगा और ये प्लांट बिल्कुल उसी प्लांट जैसा होगा जिसके सेल इस्तेमाल किए गए, जिसके सेल जहाँ पर लिए गए हूबहू उसी तरह का होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसको टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और जिसके नतीजे के तौर पर प्लांट्स और एनिमल्स उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, उनको डेवलप किया जा सकता है। अब इसमें प्लांट पैथोजेनिक जब पैथोजेनिक प्लांट पैथोजेंस यानी जो प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं, इसमें फंजाई आ जाता है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें पेस्ट जे आ जाते हैं, पैरासाइट्स उनको आमतौर पर पेस्ट का नाम दिया जाता है, जो मुकम्मल तौर पर अपनी खुराक के लिए अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं, उनको पेस्ट का नाम दिया जाता है। अब फंजाई है, इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, तो ये सारे के सारे प्लांट को कमज़ोर कर देते हैं, वीकन द प्लांट, वीकन द प्लांट, और जिसकी वजह से जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। यील्ड रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इस तरह से ये जो फंगस है, जब पेस्ट हैं, ये प्लांट में कई किस्म की जो डिजीज़ हैं वो डेवलप करते हैं, डिजास्टर्स यानी ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ डेवलप करते हैं। अब इनको ख़त्म करने के लिए आजकल हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उन केमिकल्स को पेस्टिसाइड कहा जाता है, उन केमिकल्स को पेस्टिसाइड का नाम दिया जाता है। और जो पेस्टिसाइड्स हैं इसमें इंसेक्टिसाइड आ जाते हैं जो हशरात को ख़त्म करते हैं, फंजीसाइड जो फंगस को ख़त्म करते हैं, और हर्बिसाइड जो जड़ी बूटियों को ख़त्म करते हैं। इन तमाम को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है, इनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। यानी ये केमिकल होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को, पेस्ट को, हर्ब्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। अब इनके जो नुकसानात होंगे, एक तो एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम डेवलप हो जाएंगे, टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम डेवलप हो जाएंगे। उसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन डेवलप होगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन डेवलप हो जाएगी। अब टॉक्सिसिटी का मतलब जहरीलापन डेवलप हो जाएगा वहाँ पर एनवायरनमेंट में, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन डेवलप हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो माहौल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं रहेगा और ये उनके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए आजकल पेस्टिसाइड्स की जगह बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं।
बायोपेस्टिसाइड। अब बायोपेस्टिसाइड ये केमिकल नहीं होंगे, जो ये ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। इसको समझने के लिए पहले आपने जो देखना है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल कंट्रोल। के शार्ट पैटर्न इसका अक्सर आ जाते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है। तो इसमें यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स to eliminate insects, pests, तो उनको क्या कहा जाएगा, उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाएगा। कि इसमें केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से उसको ख़त्म किया जाता है। इसके एग्जांपल है कि मसलन जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वालनट ट्री, अखरोट का दरख्त, इस पर अटैक करने वाला उसको अफेड कहा जाता है। यानी अफेड एक इंसेक्ट है जो कि प्लांट का जूस सक करते हैं, सक जूस ऑफ प्लांट। इस तरह से ये अफेड ये वालनट उसका पैरासाइट है, क्योंकि ये वालनट से अपनी खुराक हासिल करेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको कमज़ोर करेगा। अब इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होगा? अब इस पर एक इंसेक्ट जिसको वैस्प कहा जाता है, वैस्प, ये इंसेक्ट है जिसको भेड़ कहा जाता है, आमतौर पर येलो कलर की होती है, तो इसको वैस्प कहा जाता है। अब ये जो वैस्प है ये अफेड का पैरासाइट है। अब इसमें ये जो वैस्प है या तो अफेड को कमज़ोर कर देगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, वो ख़त्म हो सकता है, कमज़ोर हो जाएगा। इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम दिया जाता है, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। तो बायोपेस्टिसाइड ये भी इसकी आप एग्जांपल क्या लें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की ये एग्जांपल है बायोपेस्टिसाइड। अब बायोपेस्टिसाइड ये बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होंगे। अब वो बैक्टीरिया जो इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, cause disease in insects। तो ये इंसेक्ट्स में डिजीज काज करते हैं, तो इनको बायोपेस्टिसाइड का नाम दिया जाएगा कि ऐसी स्प्रे की जाएगी जिसमें बैक्टीरिया मौजूद होंगे और ऐसे बैक्टीरिया जो कि इंसेक्ट्स में डिजीज़ काज कर देंगे और उस डिजीज़ की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें ना तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगी और ना ही टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम डेवलप होंगे, यानी इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। तो ये तो है कि इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल किसको कहा जाता है। अगला जो आर्टिकल है, जहाँ पर छोटा सा आर्टिकल है,
इसी में आता है, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो इसको जहाँ पर प्लांट्स में भी डिस्कस किया जाता है और एनिमल्स में भी। अब इसमें यूज ऑफ रेलेवेंट एंड appropriate methods to control disastrous disease, तबाहकुन डिजीज। अब इसमें होता ये है इंटीग्रेटेड यानी जो मुनज़्ज़म हो, मैनेजमेंट इंतज़ाम एहतमाम करना। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यानी ये डिजीज़ को कंट्रोल करने का मुनज़्ज़म तरीका होता है और जिसके मदद से किसी डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें तमाम रेलेवेंट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, मुतलका मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, मुनासिब तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। अगर प्लांट्स में किसी जगह पर कोई ऐसी डिजीज डेवलप हो जाती है तो फौरी तौर पर उसके मतलब तमाम फार्मर्स को, किसानों को इत्तला दी जाती है कि फलां डिजीज़ डेवलप हो चुकी है और इनसे बचाव के लिए आप मुनासिब इंतजाम करें, और जिसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। इसी तरह से आप देखते हैं कि पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाते हैं। अब पोलियो को कतरे ये नहीं होता कि अचानक आकर पिलाना शुरू कर दे। सबसे पहले क्या होता है, बाकायदा उनकी एडवर्टीजमेंट होती है, हर देहात में ऐलान होती हैं, शहरों में ऐलान होते हैं, मोहल्लों में ऐलानात होते हैं कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि डिजीज़ के मतलब बताया जाए कि उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो सारी चीज़ें पहले से बताई जाती हैं कि इस डिजीज़ की वजह से ये सिम्टम डेवलप हो सकती हैं, ऐसी सूरत डेवलप हो सकती है, ताकि तमाम लोग उनको उस डिजीज़ का पता चल जाए। उसके बाद फिर ये अनाउंसमेंट की जाती है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर अफादी जो इंजेक्शन है वो लगाए जाएंगे। तो जिसमें तकरीबन तमाम कम्युनिटीज़ यानी तमाम अफराद उसमें हिस्सा लेते हैं। अगर वो तमाम अफराद हिस्सा नहीं लेते तो वो प्रोसेस कामयाब नहीं हो सकता। तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो आइंदा का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक तो फूड प्रोटेक्शन है और उसके साथ पास्चराइजेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको हम देखेंगे इंशाअल्लाह।